द इंडियन इकोनॉमी। तो सारे से तो इक्वल ही नंबर आ रहा है, तो इसको भी क्या है हम लोग हल्के में लेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन और एक एमएनसी कंपनी, दो ही चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और उसमें भारत, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन इज अ इंटीग्रेशन, देखो डिफिनीशन दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, क्या है मतलब वैसा कंपनी जिसका एक देश के अलावा दूसरा देश में भी अपना बिजनेस चलता हो, उसको क्या बोलते हैं, एमएनसी कंपनी। बहुत सारा है, टाटा का अपना इंडियन जो टाटा का है वो अलग भी चलता है, जैसे सैमसंग, ऐसा थोड़ा है कि सैमसंग सिर्फ भारत में ही चलता है, या भी बहुत सारा, एलजी का टीवी हो गया, आईफोन हो गया, ये सब क्या है, एमएनसी कंपनी है। क्या है, एमएनसी कंपनी, समझ में आ गया क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है दो कंट्री के बीच फॉरेन ट्रेड में, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन होना, यानी मतलब पूरा अलग अलग चीज़ को एक कर देना। क्या कर देना, एक। हम लोग यहीं बैठे बैठे मोबाइल यूज कर रहे हैं सैमसंग का, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है ना। कैसा थोड़ा है कि जाना पड़ता है साउथ कोरिया तब फिर जाके सैमसंग लेते हैं, नहीं ना है। तो यह इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, अनटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब कब से कब बताओ, 1900 से 20, हाँ। तो अनटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्री। प्रोडक्शन जो है लार्जली ऑर्गेनाइज क्या किया गया, जैसे अब क्या कर दिया गया, पहले क्या होता था कि बाहर से सैमसंग बन के आया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ। अब क्या हुआ कि सैमसंग कंपनी ही यहाँ पे आके खुल चुका है और यहीं पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि ये कब से शुरू हुआ, मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1950 के बाद से लगभग शुरू हो चुका है, ठीक है। ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री, कंट्री सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टाफ एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो कंपनी आएगा जिसको यहाँ पे आसानी से क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, ताकि वो कंपनी उसको फिनिश्ड गुड बना के, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे पहले मान लो कपड़ा ही, ब्रिटिशर्स आया, अब यहाँ पे उसको रॉ मटेरियल मिला, लेकिन रॉ मटेरियल ही सिर्फ मिल रहा था ना, तकनीकी तो नहीं मिल रहा था। ब्रिटिशर्स लोग अपना टेक्निक लेके आया, कंपनी लेके आया और यहीं के रॉ मटेरियल से कपड़ा बना के देता था और लोगों को बेचता था, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा प्रोसेस। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इमर्ज्ड ऑन दिस सीन। और इन सब में किसका हाथ था, लार्ज कंपनी, छोटा मोटा कंपनी नहीं जिसका टर्नओवर 2 करोड़ और 3 करोड़ हो, 5-5 हज़ार करोड़, इस तरह का कंपनी 50-50 हज़ार करोड़, तो इस तरह के कंपनी को क्या बोलेंगे, एमएनसी, जो कई देशों में अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रॉपर एमएनसी के बारे में पढ़ेंगे कि एमएनसी क्या है, इसको राइट डाउन कर लो। क्या जो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। एमएनसी और एमएनसी के बारे में बताया ना कि एमएनसी है क्या, क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। और एमएनसी इज अ कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन, जिसका अपना कंट्रोलिंग होता है अपने ही नेशन या मोर, मतलब एक नेशन से ज़्यादा नेशन, ठीक है, 2 कंट्री 3 कंट्री इस तरह से उसका चलता है, मोर देन वन नेशन। ड्यू टू दिस कॉस्ट, अच्छा इससे फायदा क्या होता है, ड्यू टू दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। अब मान लो रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाए, फिर बना के फिर दिए, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब जुड़ जाएगा, है कि वहीं जाके हम अपना कंपनी ही खोल दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जिस देश में कंपनी खुला वहाँ भी बेनिफिट होगा, वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, जॉब बढ़े, तो हाँ सुविधा बढ़ेगा, कम दाम पे कोई सामान मिलेगा, तो वहाँ भी फायदा है, कंपनी को भी बेनिफिट है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगा एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और एमएनसी को भी अत्यधिक से अत्यधिक फायदा होगा, उसका प्रचार एक देश से दूसरे देश में भी और अत्यधिक बढ़ेगा कि ये कंपनी है, और इसका ब्रांड एक अलग हो जाता है ना। अभी देखो कोई भी मोबाइल ले लो, एक तो ब्रांड, जैसे एप्पल ब्रांड पे बिक रहा है ना, सेम फंक्शन का तुमको दूसरा मिल जाए लेकिन एप्पल का दाम ज़्यादा है। कोई कपड़ा में ही ले लो, नॉर्मल कपड़ा लो
और कम ब्रांडेड ले लो, माउंट कर लो, या जो भी रेमंड्स जो भी, तो उसका एक अलग वैल्यू हो जाता है। तो वही हो जाता है कि उसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो प्रॉफिट ज़्यादा, ऊपर से उसका नाम ज़्यादा ब्रांडेड होने लगता है। हाउ एमएनसी स्प्लिट, अब देखो इसको समझो कि हाउ एमएनसी स्प्लिट देयर प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन बढ़ाता कैसे है और वर्क कैसे करता है। और लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग जो है, जितना भी बड़ा कंपनी है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या डिजाइन, जितना भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है या जो डिजाइनिंग है वो मान लो यूएसए में किया, लेट ये सब मान रहे हैं, ठीक। उसके बाद उस चीज़ को डिजाइन तो कर दिया यूएसए में, मैन्युफैक्चर कहाँ किया, जहाँ पे उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिले, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद मैन्युफैक्चर तो हो गया, असेंबल्ड कहाँ हुआ, मान लो यूरोप में, और फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब वो असेंबल्ड हो गया तो उसको पूरे विश्व में बेचा जा रहा है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का आसानी होता है, सुविधा हो, वो चीज़ वो करता है एमएनसी। समझ में आ गया? तो ये है, ये प्रोसेस समझ में आ गया? तो ये है हाउ एमएनसी स्प्लिट देयर प्रोडक्शन। अब इसको इससे आगे थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंट्री फॉर प्रोडक्शन इज बेस्ड अपॉन, मतलब किस बेसिस पे कंट्री को सिलेक्ट करता है कौन, एमएनसी कंपनी। तो सबसे पहले वेयर इट इज क्लोज टू मार्केट, जो मार्केट से क्या हो, अब ऐसा न जगह पे हो जाए कि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और आने में 3 दिन लग जाए, तो इस जगह पे जाएगा क्या। तो जहाँ पे वो मार्केट क्या हो, क्लोज, मतलब मार्केट से वो क्लोज होना चाहिए। वेयर देयर स्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जहाँ पे अच्छे लेबर स्किल्ड, जिसको आता हो टेक्निकल वर्क या जो भी उसका जो ज़रूरत हो, और सस्ते दामों पे क्या होगा, सस्ते दामों पे होना चाहिए। एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और वो गवर्नमेंट पॉलिसी को भी देखना पड़ता है उसको कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट मना कर देगी तो कुछ कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे वाटर का सप्लाई अच्छा हो, पावर सप्लाई अच्छा हो, तो ये सब अवेलेबिलिटी जो दूसरा फैक्टर है मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक समझ लो, द मनी दैट इज स्पेंट बाय अ कंपनी, जो कंपनी के द्वारा खर्च किया गया उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द मनी दैट इज स्पेंट बाय अ कंपनी टू बाई असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग और मशीन। मान लो वहाँ का कंपनी उठ के यहाँ आया, ठीक है, अब यहाँ पे वो सबसे पहले जगह को लेगा, उसके बाद बिल्डिंग बनाएगा, तो ये सब टाइप को जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन। देख लो, जो कंपनी एमएनसी के द्वारा जो फॉरेन में, विदेशों में खर्च हुआ उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एट अ टाइम एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज। अब कभी कभी क्या करता है कि कोई बड़ा कंपनी आया और यहाँ जो कंपनी फेमस है लोकल, उससे पैचअप कर लेता है। क्या कर लेता है, या तो ज्वाइंट हो जाता है या उसको खरीद लेता है। अब खरीदता है कैसे, अब समझो, मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है, 2 मेथड से उसको खरीदता है। प्रलोभन कैसे देता है, मान लो इस कंपनी का सालाना इनकम 2 करोड़ है, उसको 4 करोड़ दे दिया, बोला कि आप मेरे अंदर आ जाइए, आप जो प्रोडक्शन कीजिएगा वो क्या होगा, मेरे नाम से होगा, ठीक। या मान लो किसी के पास रोज़ काम आ रहा है, मान लो आज 100 वर्क आया इसके, कि मान लो जूता सिलना है, 100 जूता सिलना है, बोला कि मैं आपको 1000 जूता का ऑफर दूंगा, लेकिन आपको मेरे अंदर, तो आपका भी तो बढ़ रहा है ना, आपको काम ज़्यादा मिल रहा है, बस लोगो क्या होगा, मेरा होगा। तो इस तरह से प्रलोभन, तो उसका भी भला, कंपनी का भी भला। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अटैच, मतलब कंपनी जो है अटैच्ड हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक के अंदर है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं। कारगिल फीड्स अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। कारगिल क्या है, कारगिल फीड्स, अब ये भोजन वाला कंपनी है, ठीक है, बहुत ही लार्ज अमेरिकन कंपनी है। क्या है, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड। क्या है, परक फूड। अब परक फूड यहाँ के लिए फेमस था, उसका एकदम हर चीज़ फेमस था, ये मिठाई, ये भोजन, लेकिन उसको अमेरिकन कंपनी कारगिल फीड्स क्या कर लिया, खरीद लिया। मान लो उसका इनकम 5 करोड़ का हो रहा था, बोला कि हम आपको 10 करोड़ दे रहे हैं। इसका भी भला, और इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, पब्लिसिटी था,
मार्केट था उसको वो अपने अंदर तुरंत मिला लिया। ठीक है, अब जो भी फूड होगा वो किसके नाम से होगा? कारगिल फीड्स के नाम से। तो ये है, इसमें समझ में आ गया? There's another way in which MNC control production। अब दूसरा में वे क्या है कि वो प्रोडक्शन को क्या करे? कंट्रोल करे। तो लार्ज MNCs डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर। अब जो जितने छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं उसके पास जो भी वर्क आया, तो यहाँ पे क्या बोला? लार्ज MNCs डेवलप्ड कंट्रीज, वैसा कंट्री को डेवलप करते हैं प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ ए स्मॉल प्रोड्यूसर, जहाँ पे वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर के साथ प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, दिस लार्ज MNC हैव ट्रमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस क्वालिटी। और लार्ज कंपनी को ही ये पावर है कि उसका क्या प्राइस होना चाहिए, वो कौन करेगा? किसके पावर है, किसके पास कि वो प्राइस को फिक्स करेगा? MNC के पास। ट्रमेंडस पावर मतलब कि अत्यधिक पावर, पूरा का पूरा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, विदेश में व्यापार और मार्केट का इंटीग्रेशन होना। व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? विदेश का जो व्यापार होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले वो क्या करता है? अपॉर्चुनिटी को क्रिएट्स करता है फॉर द प्रोड्यूसर। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, ताकि वो घरेलू बाजार को फुलफिल कर सके। क्या कर सके? फुलफिल कर सके। अब एग्जाम्पल देखो, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, चाइना का खिलौना भारत में। अब टॉयज का मतलब सिर्फ टॉयज नहीं, मोबाइल से लेकर छोटा छोटा गाड़ी, लाइट, सब। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज इन टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस। अगर मान लो अगर वो हाई प्राइस पे करता है, बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन। अब मान लो वो कर रहा है जहाँ पे उसको अत्यधिक दाम में कोई चीज़ मिल रहा है, अब वो क्या हो रहा है? चीप रेट में उसको मिलेगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लोगों को क्या लगा कि हमको कम दाम में जो चीज़ मिलेगा वो ना लेंगे। तो जहाँ पे हाई प्राइस था वहाँ पे ये अपना कम दाम का प्राइस लेके आया। ठीक है, तो ये मार्केट को किस तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करना है वो चाइना के इस एग्जाम्पल से सीखा जा सकता है। अब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अभी तो सिर्फ क्या पढ़ रहे थे? MNC के बारे में। अब पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, फिर थोड़ा सा इंडिया देखो। हम लोग MNC के बारे में बहुत देख लिए। अब जो टॉपिक का मेन थीम है ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में देखना है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो जैसे ही बता चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब दो कंट्रियों का इंटरकनेक्शन होना, मिलना, उसके व्यापार का मिलना, ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा कौन रहा है? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी। कौन बढ़ा रहा है? टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट का मतलब, रैपिड का मतलब तुरंत, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार। इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है? रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है। उसके लिए क्या क्या फैक्टर? दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। और ये गुड्स को फास्टर डिलीवरी करता है। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या जो है, जो ज़रूरत है? इंटरनेट। आज के दिन में इंटरनेट इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ से एकदम करो और आधा घंटा में सामान हाजिर है। मोबाइल सर्विस जो कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करता है, पूछ के कि कहाँ है, क्या, कैसे। सैटेलाइट न्यूज़ जैसे कुछ हुआ 2 मिनट में यूट्यूब पर डाला गया, आप 10 मिनट में देख लिए। तो ये सब किसका दिया हुआ है? टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हाँ, जितना भी है वो फास्ट प्रोसेस हो रहा है और हाँ, और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद कर लेना। ग्लोबलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन पूछेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन, मतलब किस तरह से ग्लोबलाइजेशन प्रभावित कर रहा है आम जिंदगी को। तो ग्लोबलाइजेशन को पहले कौन बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसके बारे में भी लिखना होगा। फिर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है हमारे ऊपर। ठीक है, अरे अभी अब हम लोग देखेंगे लिबरलाइजेशन। ये सुने थे ना लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का, अच्छा, लिबरल का मतलब क्या होता है? नहीं बोलता है, लिबरल हो जाना। जैसे तुमको पता है कि कुछ हो रहा है लेकिन तुम लिबरल हो चुका है। छूट एक तरह से
हाँ उसमें भी था, तो वही लिबरल हो जाना, ठीक है। वो तो लिबरल था, ठीक है। लिबरल का मतलब जैसे एक चीज़ बताते हैं, तुम कब आ रहा है जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हारी मम्मी पहले रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि 10 बजे तक घर आ जाना है रात में, अब तुम मान लो 12 बजे भी आए तो मम्मी कुछ नहीं की, तो लिबरल हो जाना। तो इसी को क्या बोलते हैं, लिबरल, कि सब चीज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है क्या। ट्रेड बैरियर आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद ट्रेड बैरियर जरूरी है। ट्रेड बैरियर का क्या मतलब है, कोई भी कंपनियां आसानी से कर ले तो उसके लिए यहाँ कुछ पॉलिसी है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो गया ट्रेड बैरियर। क्या हो गया, ट्रेड बैरियर। प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन तो ये फॉरेन कंपनी से क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है ट्रेड बैरियर। अराउंड 1991 में उस समय गवर्नमेंट था, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, क्या नाम था, और वित्त मंत्री जो थे वो थे मनमोहन सिंह, क्या थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय भारत का स्थिति जिस तरह अभी श्रीलंका का है ना, फॉरेन करेंसी एकदम घटता जा रहा था। 15 दिन का मात्र फॉरेन करेंसी बचा था, 15 दिन का मात्र बचा था। तो ये लोग दौरे दौरे IMF के पास गए। IMF बोला कि कम से कम, IMF हमेशा जब कोई लोन देता है तो शर्त रखता है, क्या रखता है, शर्त। तो उसमें यही रखा कि आप प्राइवेट कंपनी को भी हस्तक्षेप करने दीजिए और जितने भी विदेशी कंपनी उसको भी हस्तक्षेप करने दीजिए, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसी टाइम में 1991 में LPG पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उसी अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अकेले लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था और ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था। तो लेकिन हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, हाँ, तो ये कब हुआ था इसको याद रखना। अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। टैक्सेज एंड इम्पोर्ट्स, अब देखो होता क्या ट्रेड बैरियर, टैक्स एंड इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। कोई भी चीज़ हम खरीदे उसमें टैक्स हो गया, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एग्जाम बैरियर हो गया, क्या हो गया, रुकावट हो गया कि क्या हो रहा है, तो वही हो गया बैरियर, ठीक है। तो जो ट्रेड में बैरियर हो उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। रिमूविंग बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन, और इसी बैरियर को रिमूव कर देना उसको क्या बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। जो रुकावट पैदा करे, ट्रेड को कम करना चाहे टैक्स बढ़ा के तो वो हो गया बैरियर, और इसको हटा दे तो वो हो गया, यही लिबरलाइजेशन 1991 में लाया गया था कि आप इतना टैक्स कीजिएगा तो कहाँ से कोई कंपनी आएगा, ठीक है। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, इसका मुख्यालय पता है कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अभी 184 मेंबर है, कितने मेंबर है, 184 मेंबर। एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इसका एक ही काम है कि पूरे विश्व में जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड उसको लिबरल करना, एक फिक्स्ड लगाना कि कितना परसेंटेज किसमें किसको प्रॉफिट चाहिए किसको नहीं चाहिए, टैक्स कौन कितना लेगा कैसे लेगा, ये सब एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हर देश का सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये पावरफुल है तो ये होना, ये ऐसा उसका मानना है, मतलब इस तरह का वो नियम लगाता है। लेकिन और उसका मेन एम क्या है, WTO का मेन एम इज टू मेकिंग रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। वो हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड पर ही क्या करता है, नियम बनाता है। ही नहीं कि आपन में कोई ट्रेड है आपस में इंडिया के अंदर तो उस पर ट्रेड का नियम बनाएगा, वो हमेशा किस के लिए है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। जो भी ताकतवर कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, चाइना वगैरह जितना भी है वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड बैरियर को यूज करता है। तो फिर कहाँ फ़ायदा हुआ इसमें, जो डेवलपिंग कंट्री उसको कोई फ़ायदा नहीं है, जो डेवलप्ड है वो अपने अकॉर्डिंग कराता है। तो ये प्रॉब्लम्स है WTO के साथ, समझ में आ गया। चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अभी और टॉपिक है भाई, दो तीन टॉपिक और है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब उस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, प्रभाव इंडिया पे क्या पड़ा है। फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जो सामान को उपभोग कर रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन गिव्स ग्रेटर कंपटीशन एमॉन्ग प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के बीच में बहुत कंपटीशन कर दिया, अब सब अपना अपना कंपनी लेके आ गया, तो कंपटीशन होगा कि नहीं, कंपटीशन होगा, जिससे ग्रेटर चॉइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास क्या होगा, चॉइस बढ़ेगा। मान लो पहले 2 प्रकार का जूता था, एडिडास, रिबॉक,
अब क्या हो गया, बढ़ता जा रहा है, स्पार्क्स हो गया, तो नाइक हो गया, तो ये हो गया, तो हमारे पास चॉइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये चॉइस बढ़ाता है प्रोड्यूसर के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड इन इंडिया, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज एमएनसी। भारत का जो बड़ा कंपनी है उसको भी इमर्ज कर, क्या मतलब इमर्ज का मतलब उभर रहा है, किस ग्रुप में, एमएनसी कंपनी, एग्जाम्पल टाटा मोटर। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये दूसरे जगह में भी अपना प्रभुत्व, जितना भी बड़ा गाड़ी है जगुआर वगैरह सब किसका है, टाटा। तो ये साधारण इसको मत समझो, ये अपने जगह तो है ही इंडिया में और बाहर में भी इसका अच्छा प्रभुत्व है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर है, इसका इंडिया के अलावा बाहर में भी इसका अच्छा पकड़ है, ठीक है। तो ये सब कौन सा कंपनी हो गया, एमएनसी कंपनी। फॉर ए स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस क्लोज कंपटीशन विथ सच अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स। अब होता क्या है कि हम लोग छोटा छोटा हैं प्रोड्यूसर, हाथ से बना के कोई चीज़ बेच रहे हैं। अब जैसे ही कोई कंपनी एमएनसी आया तो वो मेरे क्या करेगा, मेरे पेट पे ही लात मारेगा ना, काहे कि उसका सस्ता हो जाएगा, जल्दी जल्दी और अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, हम लोग आराम आराम से करेंगे। तो इस कंडीशन में स्मॉल प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इट फेल्ट लाइक अ लॉस, मतलब कि वो लॉस फेल्ट क्या करेगा, पूरा का पूरा लॉस होता भी है इस कंडीशन में, ठीक है। अब हम लोग वर्कर्स का देखेंगे, पहले इसको लिख लो। तो स्मॉल प्रोड्यूसर देख लिए। अब क्या है फॉर वर्कर्स। अब वर्कर्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन, तो उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। जो अनस्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड के लिए तो ठीक है, अनस्किल्ड के लिए काम करवा लिया, ज़रूरत पड़ा तो फिर हटा भी दिया, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर, ये जो वर्किंग आवर है उसका क्या होता है, लॉन्ग पीरियड, कोई पता है 12 घंटा 14 घंटा इस तरह से करवाता है। लो वेजेज, वेज क्या मिलता है, कम। तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट ही पड़ना हुआ ना। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या संघर्ष है, देखो। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जितना भी ऊपर चीज पढ़ी से क्या पता चला कि ग्लोबलाइजेशन से हर लोग को फायदा नहीं है, तो ये क्या है, हाँ अनफेयर है ना। स्टेप गवर्नमेंट कैन टेक, अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप लिया गया है, उस क्या बोल रहा है, इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट। मतलब कि कुछ इस तरह का लॉ लाना है, जैसे दिल्ली में था कि 15,000 से कम वेतन नहीं है, था क्या, अभी भी है, ये गवर्नमेंट का है। तो इस प्रकार का भले ही वहाँ मिले या ना मिले, क्या कि आपको तो वहाँ काम ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहेंगे, 8,000 पे ही काम पे मिल जाए, किसी तरह मिल जाए लेबर लोग के लिए। तो इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, एकदम लॉज को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली लागू करना चाहिए। एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट, और वर्कर्स को कुछ अधिकार देना चाहिए। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट को भी ट्रेड में और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, व्यापार की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राइट्स मिल जाए, ठीक है। अब रोल ऑफ पीपल, लोगों का क्या इस पर अधिकार है। मासिव कैंपेन एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स, बहुत सारा जो कैंपेन होता है वो किसके द्वारा होता है, पीपल के द्वारा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितना भी संगठन है वो कौन करता है, पीपल, लोग आम आदमी। हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन, और वो किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। मान लो एमएनसी कोई क्या लिया डिसीजन कि अब हम लेबर का वेज कम करेंगे, तो मासिव लोग क्या कर दिया, वो जो अगर जो चाहेगा वही होगा। जैसे पढ़ा था ना उसमें मिल स्ट्राइक वगैरह में, तो ये रोल प्ले पीपुल का भी होता है, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी भी प्रकार का हो आराम से इसको देख के समझ के हैंडल करना है। जहाँ पे दिक्कत हो वीडियो पॉज करके क्या करना है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर भी दिक्कत हो तो हम यहाँ हैं, ठीक है।